अच्छे ग्लोबल संकेतों से आज के बाजार का जोश हाई दिखा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ने ऊपरी स्तर से थोड़े फिसलकर क्लोजिंग ली है। बाजार का पूरा अपडेट अब जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार में कारोबार? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार का जो मोमेंटम था आज हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। निफ्टी में देखिए करीबन 0.5% की तेजी देखने को मिली है। वही बैंकिंग और स्मॉल कैप में भी आज जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम जो है देखा गया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो IT आज एक पेन बना हुआ था। इसमें पेन की पीछे की वजह है एक तो AI, और AI आने के बाद जो जेफरीज है उसकी रिपोर्ट आई है जहां पे 6 स्टॉक के अंदर उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वही ओवरहैंग यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन PSU बैंक में देखिए शानदार तेजी, फाइनेंशियल्स में, मेटल्स में थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर FMCG की बात करी जाए तो मोमेंटम यहां पे भी पॉजिटिव देखने को मिला है। अब बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, तो सबसे पहले निफ्टी में देखिए अडानी पोर्ट शानदार इजाफा देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छी तेजी के साथ आज क्लोज होते हुए नजर आए हैं। लूजिंग पॉकेट में आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपको IT पैक से ही देखने को मिलेंगे और तीनों ही स्टॉक में इन्फोसिस, विप्रो, टेकम में जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है। इसके अलावा हिंडाल्को में आज कमजोरी का सत्र जो है देखा गया है। इसके अलावा IT में बाकी के जो स्टॉक्स है कोफॉर्ज मिड कैप में, एम्फेसिस और पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी जो कमजोरी है वो देखी गई है बिकॉज पूरे ही सेक्टर में जो ये चपत है वो लगती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बाकी के स्टॉक्स देखें तो ये आज एक्सीडेंट ऑफ द डे बने हुए थे। IDFC फर्स्ट बैंक में जो 590 करोड़ का फ्रॉड है उसके बाद ये कमजोरी। UPL यहाँ पे जो बिजनेस को लेके पूरी की पूरी बातचीत चल रही है वहां से एक कंसर्न आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के डेट को लेके। गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था कि भारी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार गॉडफ्रे फिलिप्स होता हुआ दिखाई दिया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो जो रिपोर्ट्स आई थी कि जो थर्ड प्लेन है वो क्रैश हुआ है, हालांकि उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद बाजार का ये जो रिएक्शन है वो एविडेंटली स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल बात करी जाए बाजार के मोमेंटम की तो वो पॉजिटिव साइड में ही दिखा है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब बात करते हैं IDFC फर्स्ट और AU बैंक की, जिसमें आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। दोनों शेयर्स वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। वजह क्या है जान लेते हैं नुपुर जैन कुनिया से। तो नुपुर, आप बताएं जो जोरदार गिरावट दिखी है IDFC फर्स्ट और AU बैंक में, इसके पीछे क्या वजह रही है? IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से रिपोर्ट किया गया है 590 करोड़ का जो फ्रॉड है वो सामने आया। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट का ये कहना था कि 490 करोड़ की इसकी वैल्यू है और 100 करोड़ उन्होंने एडिशनल प्रोविजनिंग की है यहाँ पर, जिसकी वजह से अगर कोई फ्यूचर में यहाँ से और कुछ निकल के आता है तो वो सेफर साइड 100 करोड़ और लेके चल रहे, तो इसकी पूरी जो वैल्यू 590 करोड़ के आसपास दिखेगी। चंडीगढ़ ब्रांच में ऐसे जो है ये फ्रॉड सामने आते हुए दिखा है। मैनेजमेंट ने फिर यहाँ पे कहा कि ये सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच से ही रिलेटेड है, किसी और ब्रांच पे कोई असर नहीं है। यहाँ पर हरियाणा सरकार के जो सरकारी खातों में लेन देन में जो है डिस्क्रिपेंसी वो पाई गई है। ऑलरेडी बैंक KPMG को अपॉइंट कर चुका है, फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पे शुरू हो चुकी है, रिकवरी और कानूनी प्रक्रियाएं वो भी लगातार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस कॉल में 2-3 चीजें और मैनेजमेंट ने कही है। यहाँ पे उनका कहना है कि 0.5% ही है डिपॉजिट का, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इजीली बुक्स में अब्सॉर्ब हो जाएगा PNL के थ्रू। PNL में डायरेक्टली मैनेजमेंट वो ले लेगा इसे और इसका इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 400-450 करोड़ का जो मुनाफा है वो बैंक दर्ज करता है और एनुअल बेसिस पे करीबन 1550 करोड़ का जो है वो मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसी के चलते AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी खबर आती हुई दिखी, जहाँ पे हरियाणा सरकार ने दोनों ही बैंक को एक्चुअली एम्पैनल कर दिया था। उस पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है वो सफाई दी है कि वो सरकार के साथ बातचीत करे और फिर से एक बार जो है वो पैनल होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो शुरुआती जांच है उसमें फिलहाल उन्हें कोई भी फ्रॉड नहीं दिखा है सरकारी खातों को लेकर। शुक्रिया नुपुर इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक केस से कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, ये कहना है RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का। गवर्नर साहब के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह का रिस्क नहीं है और फ्रॉड मामले पर हालांकि RBI की नजर बनी हुई है। We do not, as a policy, we do not comment on any individual bank or regulated entity. We are watching the developments. There is no systemic kind of an issue over here.
इसके अलावा आपको बता दें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि मार्जिन ट्रेडिंग पर सख्ती के नियम पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि बैंक का कोर बैंकिंग को छोड़कर इंश्योरेंस बेचने पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मिस सेलिंग बढ़ रही है। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। तो लक्ष्मण जी, आज जो बात वित्त मंत्री ने कही है, क्या इसके पीछे वजह रही है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आजकल जो कॉल्स आते हैं उसमें बैंक्स की तरफ से इंश्योरेंस बेचने पर ज्यादा फोकस देखने को मिलता है। देखिए, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बातें खास तौर से निकलकर सामने आई जो काफी अहम है। पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग कंपनियों के लिए बैंक कोलेट्रल की सीमा जो 50% से बढ़ाकर 100% करने का फैसला रिजर्व बैंक ने लिया है, उस पर कोई समीक्षा नहीं की जाएगी। जब ये सवाल रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि इस पर वो पुनर्विचार भी नहीं करेंगे। बता दें कि 13 फरवरी को रिजर्व बैंक ने फैसला सुनाया था कि जितने भी ट्रेडिंग कंपनियां हैं उनका बैंकिंग कोलेट्रल या बैंक से जो कोलेट्रल रहता है वो 50% होता है, उसे 100% कर दिया जाए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके फैसले के खिलाफ ट्रेडिंग कंपनियों ने यह कहा था कि इससे काफी ज्यादा नकदी किल्लत हो जाएगी और इस पर रिजर्व बैंक को पुनर्विचार करना चाहिए। जब यह सवाल पूछा गया तो रिजर्व बैंक ने पुनर्विचार करने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई मिस सेलिंग को लेकर के, खासतौर से बैंकों की तरफ से, खासतौर से इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो मिस सेलिंग होती है उस पर वित्त मंत्री काफी ज्यादा सख्त नजर आई। उनका कहना था कि बैंकों का जो कोर बिजनेस है, बैंक अपने कोर बिजनेस से हट करके इस तरह के प्रोडक्ट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सही नहीं है। उनका कहना था कि बैंकों को अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, कासा पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बार बार उन्होंने बैंकों को कहा है कि आप अपने कोर बिजनेस पर फोकस करिए, कासा पर फोकस करिए, यानी जो आप डिपॉजिट लेते हैं, जो क्रेडिट देते हैं, उस पर आप फोकस करिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म से कहा जाना जहां बगल में आरबीआई गवर्नर बैठे थे, इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में इस पर और सख्ती की जा सकती है। हालांकि सारे रेगुलेटर की जो बैठक होती है, एफएसडीसी की बैठक, अगली बैठक में इस प्रोडक्ट के इंसेंटिव को बढ़ाने पर, मार्जिन बढ़ाने पर है, उसकी समीक्षा करने पर विचार किया जाएगा। इस बात के भी संकेत वित्त मंत्री ने दिए। तीसरा सवाल जो काफी महत्वपूर्ण था, गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतों को लेकर के, तो वित्त मंत्री ने कहा गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर उनकी नजर है। हालांकि कीमतें इतना ज्यादा नहीं बढ़ी है कि सरकार को दखल देने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोल्ड की कीमतें इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन अभी दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं सोने चांदी के दाम की, जिसमें आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना 1,60,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी लगभग 15,000 बढ़कर 2,68,000 के पार निकल गई। पिछले 5 दिनों में चांदी का भाव 18% तक चढ़ चुका है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,000 रुपए और चांदी 35,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों और शादी के सीजन में सोने की मांग बढ़ती है, लेकिन मौजूदा आयात को लेकर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। We are watching it, but I'm not sure it has reached such alarming proportions given the tendency or natural things as it is in India for investing in gold, buying gold, and therefore I think it has not gone in that sense beyond a certain limit. But of course RBI will also be monitoring it. चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब लव मैरिज करने से पहले लड़के लड़कियों को अपने माँ बाप से परमिशन लेना जरूरी होगा, खासतौर पर गुजरात पर। दरअसल गुजरात सरकार ने एक बिल पेश किया है। इसमें मैरिज रजिस्टर कराने के लिए माता पिता से इजाजत लेनी होगी। आखिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है और इस नए कानून में खास क्या होगा, जान लेते हैं केतन जोशी से। तो केतन बताएं ये इस नए बिल के बारे में और सरकार को आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। देखिए, गुजरात सरकार लव मैरिज के पीछे नया कानून लाने जा रही है। उसके पीछे कुछ कारण है। खासकर तो गुजरात में कई सारे लव जिहाद के किस्से भी बने हैं पिछले कुछ समय में। इसके अलावा कई सारी ज्ञाति ने भी गुजरात सरकार को ये बताया कि ये कानून होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को
फुसलाकर उनसे शादी कर ली जाती है और बाद में बहुत बड़ा पछतावा परिवार को होता है। तो इस नए सूचित कानून में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो जो लव मैरिज की एप्लीकेशन है उसको नोटराइज करना होगा। जो साक्षी बनता है उसके लेटेस्ट फोटो, वर वधू के फोटो जो बनने वाले हैं उनके फोटो, और फिर ये सारी प्रक्रिया असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार के पास जाएगी और माता पिता का पूरा एड्रेस देना होगा। माता पिता की अनुमति का जो पत्र है वो भी, उनका डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। और ये होने के बाद 10 वर्किंग डेज में इनको माता पिता के पास पहुंचा दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उनकी सम्मति के बाद ही 30 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अगर इसमें कहीं पे भी संदेह होता है, यानी कि लड़कियों के माता पिता को संदेह होता है या तो लड़के के माता पिता को, तो वो तुरंत ही प्रशासन को सूचित कर सकता है। कई बार ऐसे किस्से आए हैं और बहुत बड़ा इश्यू भी गुजरात में कई बार हो चुका है। तो इसी सारी बात को मद्देनजर, खासकर लव मैरिज का जो ट्रायंगल है उनके पीछे जो धोखाधड़ी का मामला है, उनको ही, लव जिहाद को ही कंट्रोल करने के लिए सरकार ये कुछ करने जा रही है। जी शुक्रिया केतन इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं, लव मैरिज दिल की सुने या फिर घर की। जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में खुला पत्र लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री ने CAA का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र की शुरुआत जय मां काली के जयकारे के साथ की। उन्होंने लिखा कि अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे समझे फैसले पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि मेरे सोनार बांग्ला के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिलाएं आज बेहद पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताते हुए इस दौरे को 2 वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू के संदेश का गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा कि भारत इजराइल के साथ अपनी चिरस्थायी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह रिश्ता केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास, इनोवेशन, शांति और प्रगति के साझा संकल्प पर टिका है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें, रक्षा और सुरक्षा के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बड़े समझौते की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। अगर आप ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जल्द ही आप ट्रेन छूटने के चंद मिनटों पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत कुछ ट्रेनों में की जाएगी और इस नई सुविधा के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे की IT आर्म क्रिस को सॉफ्टवेयर अपडेशन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सिस्टम में बदलाव के बाद ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक, मतलब कि गाड़ी का दूसरा चार्ट बनने तक, आप बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कर पाएंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दिशा में 15 दिनों में पहला पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही ये सुविधा सभी ट्रेनों में भी लागू की जाएगी। अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। अभी से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में हुए कार्यक्रम में पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट मिडलैंड्स के एक्स मेयर भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का आउटकम कैसा रहा, बता रहे हैं केतन जोशी। देखिए, इंग्लैंड का एक शहर वेस्ट मिडलैंड के मेयर की अध्यक्षता में आज कॉमनवेल्थ कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खासकर अहमदाबाद आने वाले 5 साल में कहां से कहां पहुंच सकता है, ये इस चीज को दर्शाता हुआ ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था। क्योंकि वेस्ट मिडलैंड में 2022 में कॉमनवेल्थ हुई थी, उसके बाद वहां स्पोर्ट्स का एक हब बन गया, तो उसी तर्ज पर अहमदाबाद को भी स्पोर्ट्स
हब के तौर पर किस तरह से डेवलप किया जाए। यहाँ पर जो जानकारों ने इंफॉर्मेशन दी उसके अनुसार अगले 3 साल में अहमदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 50,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश होगा। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी किस तरह से तेजी से बढ़ सकता है इस स्पोर्ट्स इवेंट के कारण, उसका भी यहाँ पर एक संज्ञान लिया गया। यहाँ पर गिफ्ट सिटी है, धोलेरा है, साणंद है, जो कि 50 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर में ये सारी चीजें आती है। गिफ्ट सिटी तो बिल्कुल 30 किलोमीटर के पास है अहमदाबाद के। तो अहमदाबाद रीजन है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। भारत का एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज भी है, तो टूरिज्म भी यहाँ बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। कॉमनवेल्थ गेम से पहले और कॉमनवेल्थ गेम के बाद इस शहर का डेवलपमेंट किस दिशा में जाएगा, क्या क्या करना चाहिए, इस तरह की एक जो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आज का कॉमनवेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम था। और आने वाले समय में भी लगातार इस पर प्रयास जारी रहेगा। और न सिर्फ इतना, लेकिन अहमदाबाद और आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में जो नया निवेश आएगा वो भी कॉमनवेल्थ के ध्यान में रखते हुए ही आएगा। तो आने वाला 3-4 साल इस शहर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये एक लब्बो-लुबाब आज के कार्यक्रम का था। जी, अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को T20 में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने हराकर 12 जीत का सिलसिला तोड़ दिया। लेकिन क्या एक हार के बाद भी कप हमारा हो सकता है? इन्हीं सभी सवालों पर हम खास चर्चा करेंगे आज शाम 5:57 पर। जरूर देखिए, एक मैच हारा कप होगा हमारा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।